नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे बड़ा झटका, रामदास कदम के साथ 14 सांसदों ने छोड़ा शिवसेना का साथ, शिंदे के साथ हुए शामिल। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी, 21 जुलाई को होगा हार जीत का फैसला। यशवंत सिन्हा बौखलाए, साथ ही उपराष्ट्रपति के लिए भी नामांकन दाखिल। दरभंगा में लहराए गए पीएफआई के झंडे, पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरी पीएफआई का प्रदर्शन, आतंकी गतिविधियों से किया इनकार। आज से आम जनता को झेलनी पड़ेगी महंगाई की मार, जीएसटी के नए रेट लागू, दूध दही पनीर से लेकर कई सारी चीजें हो गई महंगी। पंजाब चुनाव में इमरान खान ने लहराया परचम, पीटीआई ने 20 में से 16 सीटों पर किया कब्जा, पीएम शहबाज शरीफ को लगा तगड़ा झटका। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत उद्धव ठाकरे को लगे झटके से करते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुकी शिवसेना को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे पूर्व मंत्री रामदास कदम के साथ साथ 14 सांसदों ने भी शिवसेना से किनारा कर लिया। रामदास कदम ने अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री भेज दिया, तो वहीं 14 सांसद शिंदे खेमे के साथ जुड़ गए, उनके साथ मीटिंग में नजर आए। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे के पास अब क्या बचा है? क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? अब कुछ बचा ही नहीं। नेता विदाउट सपोर्टर्स ये कभी होता है? नेता तो वही होता जिसके साथ जनता होती जी। अब ये ऐसे पार्टी के प्रमुख हैं जिस पार्टी में कोई बचा ही नहीं है, सब जा रहे हैं जी। क्या हुआ है? एक तो राम कदम साहब बड़े लीडर, बाला साहब ठाकरे ने इन्हें सर्वोच्च लीडरशिप के लिए तैयार किया था जी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन्हें कह दिया था मीडिया के सामने बातचीत भी मत करना। इन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया, तो देखिए किस तरह की कलाबाजी कर रहे हैं। खबर आ गई कि मातोश्री में चला गया इस्तीफा, क्या इस्तीफा लिखा गया वो भी मालूम चल गया, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जाता कि हमने इन्हें निकाल दिया। जी। क्या फर्क पड़ता है, आप निकालें या छोड़ के जाए? वो दिक्कत यह है कि एक बड़ा शिवसेना का एक बड़ा लीडर एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। भाई ठीक है, सांसदों को क्या करेंगे? होटल ट्राइडेंट में मीटिंग हुई, एकनाथ शिंदे ने अपने गुट की मीटिंग की और तमाम सांसद राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में हैं, तो वो लोग मीटिंग में शामिल हो गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लीजिए, इसका मतलब प्री प्लान्ड है। कल एकनाथ शिंदे दिल्ली आ रहे हैं, कल बहुत बड़ी घोषणा होगी। ये तमाम लोग जो उद्धव ठाकरे के आदेशों को की अवहेलना करते हुए एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो बागी बन चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, उद्धव की शिवसेना पूरी तरह से खोखली हो गई है, लेकिन बीजेपी राजनीति में अव्वल होती जा रही है। भारत का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान हो गया है, जिसका फैसला 21 जुलाई को आएगा और शपथ 25 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के यशवंत सिन्हा चुनौती दे रहे हैं और इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए पैसे का खेल बता रहे हैं। वहीं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ होगा राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में? देखिए, यशवंत सिन्हा ने अपील की और कई सारे सांसद और विधायकों ने उनकी अपील को मान लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को मत देखना, अंतरात्मा की आवाज सुनना। तो देश के कई राज्यों में देश की कई पार्टियों के विधायक और सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली और द्रौपदी मुर्मू को जाके वोट दे दिया। एक भी वोट एनडीए के खेमे से यशवंत सिन्हा को नहीं पड़ा है, लेकिन कांग्रेस वालों ने कुछ सुन लिया
अंतरात्मा की आवाज़, वो एयूडीएफ वाले बोल रहे हैं कि कम से कम 20 सिर्फ असम के अंदर ऐसे विधायक थे जिन्होंने वोट कर दिया, छत्तीसगढ़ में क्रॉस वोटिंग, झारखंड में क्रॉस वोटिंग, और तो और जाने दीजिए सब कुछ। जिस पार्टी से हैं ये, सबसे ज्यादा अंतरात्मा की आवाज इनकी ही टीएमसी के लोगों ने सुन ली। मेघालय में 12 टीएमसी के विधायक, ममता बनर्जी के विधायक, इन्होंने ममता बनर्जी की बात नहीं मानी, अंतरात्मा की आवाज सुन ली और द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि चुनाव आखिर लड़े क्यों। जी। अच्छा खासा आदमी, पूर्व आईएएस आदमी, इनको चुनाव नहीं लड़ना था। दिक्कत क्या है कि आप ब्राज़ील के साथ फुटबॉल खेलोगे, ऐसे ही दुर्गति होगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुकाबला करना है तो कुछ नया खेल विपक्ष को करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बेइज्जती होती रहेगी। जी डॉक्टर साहब, विपक्ष को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं पीएफआई पुलिस एक्शन के बाद बौखलाई घूम रही है। बिहार के दरभंगा में फुलवारी शरीफ पीएफआई नेटवर्क के खुलासे कर रही है और जेल में डाल रही है, जिससे पीएफआई सड़कों पर उतर आई है। पीएफआई के खिलाफ एक्शन के विरोध में शहर में जुलूस निकाला गया और पीएफआई के झंडे लहराए गए। पीएफआई के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पटना पुलिस झूठी और मनगढ़ंत कहानी रचकर संगठन को बदनाम कर रही है। डॉक्टर पीएफआई की बौखलाहट का क्या कारण है? भाई, आप आर्म्स ट्रेनिंग दो, आप जी। कंप्लेन हो आपके खिलाफ। हाई कोर्ट और केरला का जो सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं कभी बनी जी। वो कह रही भाई ये हत्या में शामिल होता है। आपके दफ्तर से निकलता है मिशन 2047 और आप टोपी पहन करके दरभंगा में झंडा लेकर के घूमेंगे। ये तो नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल ही निर्वीर्य हो गई है। अदरवाइज इस तरह के प्रदर्शन करने वालों को उठाकर सीधे जेल में डाल देना चाहिए। नीतीश कुमार का तो समझ ही में नहीं आता नीति क्या है कि वो गृह मंत्री हैं। वो टीचर पहुंचता है अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए तो लाठी बरस जाती है, और ये आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं, झंडा चला रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये इस तरह के नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इस तरह के बौने जिनको देश की कोई चिंता नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं, और ये आतंकियों के पैर पे गिर जाते हैं वोट के लिए। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। केंद्र सरकार को इमीडिएटली कुछ न कुछ करना होगा। बैन दिस पीएफआई इमीडिएटली, नहीं तो ये देश हिंसा के ऐसे चक्रव्यूह में फंसेगा कि उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, पीएफआई के खिलाफ एक्शन के बाद पीएफआई की साजिश बेपर्दा हो चुकी है, तो वहीं आज से महंगाई की मार आम जनता को फिर एक बार झेलनी पड़ेगी। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया है। मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब 5% जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि अब तक इन सारी चीजों को जीएसटी से छूट मिली हुई थी, तो वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, महंगाई का असर आम जनता पर सबसे ज्यादा हो रहा है, जीएसटी बढ़ाने का क्या कारण रहा? देखिए, महंगाई है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और दिन ब दिन महंगाई जो है खास करके गरीबों के ऊपर ये वज्रपात कर रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। वो सरकार कभी अच्छी नहीं मानी जा सकती जो सरकार किचन का बजट जो है वो बढ़ा दे। और ऐसे मौके पे जब स्थिति ऑलरेडी बहुत ही नाजुक बनी हुई है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, आपने उन चीजों को भी लिस्ट में डाल दिया। मतलब ये खान पान की चीजें जो हर परिवार इस्तेमाल करता है वो महंगे होंगे तो बजट भी घर का जाएगा। इनकम बढ़ नहीं रहा, तो ये भी तो दिक्कत, इसको समझना पड़ेगा।
तो सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना ये सरकार का दायित्व है। इसमें केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। अब जीएसटी में क्यों शामिल किया गया, तो जीएसटी की प्रक्रिया क्या है ये भी समझ लीजिए। ये कोई केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है कि किसी भी आप डाल लें, किसी भी अंदर कर दें। इसके लिए जीएसटी काउंसिल होती है। क्या चीज़ जीएसटी के अंदर आएगा, क्या नहीं आएगा, और कोई आ गया तो उस पर कितना टैक्स होगा, 5%, 12%, 18%, 27%, कितना टैक्स उसके ऊपर लगाया जाएगा, इट इज ऑल डिसाइडेड इन जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र के साथ साथ हर राज्य के का उसमें हिस्सेदारी है जी। और वहां फैसला डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। सारे सरकार, राज्य सरकार अपनी राय रखती है और उसके बाद ये फैसला होता है कि भाई उसमें क्या है। तो इसको आप समझिए कि हर राज्य सरकार की भी रजामंदी है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि सबसे ज्यादा टैक्स हम किस चीज में देते हैं, तो सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं पेट्रोल पे, डीजल पे। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि भाई इसको जीएसटी में डाल दो, लेकिन राज्य सरकारें कहती कि नहीं, इसको जीएसटी में नहीं डालेंगे। कोई राज्य सरकार उसे जीएसटी में डालने को तैयार ही नहीं है। इसलिए क्या होता है, इसलिए होता यह है कि आम जनता उसके पॉकेट पे जो है इतना बोझ हो रहा है। पेट्रोल की कीमत मुश्किल से 40 रुपए होगी जी। पेमेंट हम लोग कितना कर रहे हैं, 100 के आसपास जी। और ये 60 रुपए कहाँ जा रहे हैं, ये सरकारें चट कर जा रही हैं, क्योंकि बाकी सबको फ्री देना है, फ्री बिजली, फ्री पानी भी करना है, बैंक में पैसा भी ट्रांसफ़र करना है, लोगों को कामचोर बनाना है ना। तो आप क्या करेंगे, तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके पॉकेट में आप डाका डालो, पॉकेटमारी करो और ये पैसा उधर डाल दो। बात खरी खरी होनी चाहिए। तो इसके लिए तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारे लोग जिम्मेदार हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मिडिल क्लास को जो चूसा जाता है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उपचुनाव हुए, जिसमें पाकिस्तान के चुनावी इतिहास में एक रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें बाजी मारने वाले इमरान खान रहे। शुरुआती रुझान में 17 सीटों पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई आगे रही है। वहीं पीएमएलएन को 3 सीटें मिली हैं। अगर इमरान की पार्टी 12 से 13 सीटें जीतती है तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज को सदन में बहुमत से बाहर करने में कामयाब हो जाएगी, जो कि शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका है। डॉक्टर साहब, ये अचानक क्या हुआ, इमरान खान बाजी पलटने के मूड में दिख रहे हैं? देखिए, इमरान खान को हटाया गया, वहां पे नई सरकार आई। जब हटाया जा रहा था तो लोगों को लग रहा था कि कोई बेहतर सरकार आएगी जो उनको महंगाई से निजात दिलाएगी, बिजली का दर कम होगा, पेट्रोल गैस की कीमत कम होगी। लेकिन ढाक के 3 पात, नए प्रधानमंत्री बन भी गए और वो भी कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। भाई पाकिस्तान की स्थिति, भाई पैसे ही नहीं तो करेंगे क्या जी। तो वो भी कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, उनको भी, उनके भी कटोरे में कोई पैसा नहीं डाल रहा। तो इमरान खान ने वो थ्योरी दी, कॉन्स्पिरेसी भी तो चलता है ना। वैसे मैं बार बार कहता हूँ, इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का केजरीवाल है बवाल करने में। वो तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कोई दम नहीं है, लेकिन जनता को ये समझ में आ गया कि भाई ये हीरो बहुत ही कमाल का व्यक्ति है, ये पाकिस्तान को जो है नया पाकिस्तान बनवा देगा। लेकिन ये सारे लोग, पुराने लोग सब इकट्ठा हो गए जी, सारे लोग मिल गए और एक अच्छे व्यक्ति के खिलाफ जो है साजिश कर दी जी। और इसलिए वो इलेक्शन ऐसे मौके पे हुआ जहां नई सरकार परफॉर्म नहीं कर सकी और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बेचने में कामयाब हो गया। इसलिए रिजल्ट आई है और ये रिजल्ट इमरान खान को बूस्ट दे रहा है। बार बार इमरान खान जो इतना बवाल मचाए हुए हैं, वो इसी बात को लेकर के थे कि वो एक सिंपैथी वोट कि अच्छा खासा मेरी सरकार चल रही थी और आपने गिरा दिया, तो
तो एक सिंपैथी जो है हमेशा लोगों की इस तरह के लीडर के साथ होती है, लेकिन ये धीरे धीरे फेड आउट करता जाता है। 1 साल के बाद इस तरह की स्थिति नहीं बचेगी, लेकिन उसके साथ एक और एलिमेंट है। वो एलिमेंट ये है कि एक फिसड्डी प्राइम मिनिस्टर उसको हटाया जाता है तो दूसरा फिसड्डी प्राइम मिनिस्टर को बना दिया जाता है। तो लोगों को लगता है कि भाई अतीत ही बेहतर था, भविष्य जो है वो खराब है, और जो प्रेजेंट है वो धुंधला सा है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसका फायदा इमरान खान को मिला है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।